हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 16 यानी पार्ट 16 जलवायु यानी क्लाइमेट के विषय में बच्चों यहाँ पे हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो चलिए पहले यहाँ पे हम प्रस्तावना देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह। वातावरण के लंबे अंतराल की औसत परिस्थिति को जलवायु कहा जाता है। यानी वातावरण के लंबे समय की जो औसत परिस्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं। सामान्य रूप से किसी भी प्रदेश की 35 या उससे अधिक वर्षों की जो वर्षा जो होती है वो अथवा तो ग्रीष्म या शीत ऋतु औसत मौसम की परिस्थिति के आधार पर ही उसकी जलवायु निश्चित की जाती है। संक्षेप में यानी शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि कई वर्षों के लंबे अंतराल के मौसम की विविध परिस्थितियों को औसत परिस्थितियों का औसत ही जलवायु कहलाता है। मौसम वातावरण के कम समय के अंतराल की औसत परिस्थिति। दिन के किसी भी समय मौसम बदल सकता है। मौसम बदलने का आधार हवा का तापमान, हवा का दबाव, नमी, वर्षा, कोहरा या बादलों की मात्रा वगैरह पर निर्भर करता है। यानी मौसम बदलने का आधार जो होता है वो इन परिबलों पर निर्भर करता है। हमारे दैनिक कृषि प्रवृत्ति को मौसम प्रभावित करता है। भारतीय मौसम विभाग समग्र देश के दैनिक मौसम का मानचित्र प्रदर्शित करता है। जलवायु की दृष्टि से भारत कई विविधताओं और विलक्षणताओं वाला देश है। पृथ्वी की सतह के कई प्रदेशों में पवन की दिशा बदलने वाले को पवनों को जो दिशा जो बदलते हैं ऐसे हवाओं को पवनों को मौसमी पवन कहा जाता है। अरबी भाषा के मूल शब्द मौसमी पर से इन पवनों को मौसमी यानी मानसूनी पवन भी कहा जाता है। एशिया खंड में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार मानसूनी जलवायु वाले देश हैं, जहाँ पर जो हवा जो होती है वो इन हवाओं को मौसमी हवा कहा जाता है कि मौसम के हिसाब से हवा क्या करती हैं, चलती हैं। अगला टॉपिक बच्चों हमें दिया गया है ऋतु परिवर्तन दिया गया। कुछ यहाँ पे ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण और अपनी दूरी पर झुका होना यह ऋतु का परिवर्तन का मेन कारण होता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी है और भ्रमण कक्षा के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण ऋतुएं होती हैं। अधिक समय तक सूर्य प्रकाश में रहने वाले विस्तारों में गर्मी और कम समय तक सूर्य प्रकाश में रहने वाले विस्तारों में ठंडी का अनुभव होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर सूरज होगा वहाँ पे गर्मी अधिक मात्रा में होगी, जहाँ पे सूरज कम होगा वहाँ पे ठंडी अधिक मात्रा में होगी। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणों मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का अनुभव यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं फिगर के अंदर वो। उसके बाद इसलिए उस समय भारत में रात बड़ी और ठंडी का अनुभव होता है, यानी कह सकते हैं ठंडी का मौसम आ गया है। उसी समय 21 जून को कर्कवृत्त की तरह जो सूर्य की जो किरणें जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध, ये हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, जिससे दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं गर्मी का महीना भी हम कह सकते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण गति का सीधा प्रभाव मानव जीवन के भोजन, पोशाक एवं निवास पर पड़ता है। मौसमी जलवायु वाले देशों में ऋतु अनुसार दिशा बदलने वाली ठंडी गर्मी मौसमी पवनों का ऋतुगत मौसम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह प्रत्येक ऋतु के मौसम को विशेषताएं प्रदान करते हैं। इसलिए इन जलवायु को मौसमी अथवा तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जिसमें किन किन देशों का समावेश होता है, तो हमने जो भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यानी जैसे भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश तो पश्चिम बंगाल तो हमारे अंदर ही है। तो इन सब क्या होता है, ये जब मौसमी देश कहा जाते हैं। अगला दिया भारत की जलवायु में विविधता। भारत की जलवायु में कई बातों में भिन्नता है। दक्षिणी भारत प्रायद्वीप प्रदेश होने से समुद्री किनारे पर सम जलवायु का अनुभव होता है, समान जलवायु का। उत्तरी भारत अधिकांश भाग जो समुद्र तट से दूर होने से वहाँ की जलवायु महाद्वीपीय है। भारत में मध्य में कर्क रेखा गुजरती है और दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में और उत्तर जो भाग जो है वो समशीतोष्ण कटिबंध में आया हुआ है। परिणाम स्वरूप
देश के अलग अलग भागों में स्थित स्थानों पर तापमान और वर्षा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जैसे कि उत्तरी लद्दाख में स्थित लेह एवं द्रास का जो तापीय तापमान जो यहाँ पे होता है, वो द्रास का तापमान ठंडी में -45 डिग्री जितना नीचे चला जाता है। राजस्थान में श्रीगंगा तथा अलवर का गर्मी का तापमान जो होता है वो 51 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और इसी तरह पूर्वी भारत में मेघालय राज्य में चेरापूंजी में दुनिया का सबसे अधिक वार्षिक वर्षा लगभग 1200 सेमी जितना होता है, इसलिए वहाँ पे हरे भरे जंगल अधिक देखने को मिलते हैं। चेरापूंजी में लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित मौसी नारम यहाँ पे दिया गया में 24 घंटे सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ पश्चिम राजस्थान में स्थित मेरू स्थल जो है वो समग्र वर्ष दरमियान 10 से 12 सेमी जितनी वर्षा होती है। हमारे देश में ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है जहां कहीं एक और तो भयंकर बाढ़ में परेशान है, तो वहां दूसरी ओर वर्षा न होने से भयंकर गर्मी और अकाल का सामना कर रहे हैं। ऐसे भी प्रदेश हमारे भारत देश में आए हुए हैं। इसी तरह हमारे देश की जलवायु जो है वो विरोधाभासी है। गड़गड़ाहट भरे तूफान यानी थंडर स्टॉर्म और धूल भरी आंधी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विनाश प्रभाव देश के अलग अलग भागों पर पड़ता है। जैसे कि अभी कुछ ही 1-2 महीने पहले पश्चिम बंगाल में आया था तूफान, जिसमें बहुत सारे घर जो थे वो इमारत तक टूट गई थी। इसी प्रकार ऋतुगत मौसम कई तरह से प्रभाव डालता है। अगला टॉपिक दिया गया हमें, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो। पृथ्वी की सतह पर तापमान, वातावरणीय दबाव, पवन, नमी, वर्षात, वातावरणीय तत्वों के अनुपात और वितरण पर अंकुश रखने वाले कुछ कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करने वाले परिबल माने जाते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नीचे अनुसार दिए गए हैं, जिसमें पहला है अक्षांश। पृथ्वी की सतह पर जलवायु का प्रकार अलग अलग प्रदेशों में अक्षांश के अनुसार बदलता है। जलवायु में तत्वों का वितरण अधिकतर अक्षांशों पर ही निर्धारित होता है, जो क्रमिक अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है। विषुववृत्त रेखा के आसपास के प्रदेशों में सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, इसलिए वहां 12 मास गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। इस प्रकार से भारत उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय 2 जलवायुगत परिस्थितियों में विभाजित है। दूसरा कारक है समुद्र से दूरी। जलवायु को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक जो है वो समुद्री क्षेत्र से स्थलीय क्षेत्र की दूरी। सूर्य की गर्मी संग्रहित करने की तथा उसका ग्रहण त्याग करने की शक्ति जमीन और पानी में अलग अलग होती है। परिणाम स्वरूप समुद्र और उसके तटीय भूमि भागों पर सम जलवायु होती है, जबकि किनारे एवं दूर अंदर के भागों की तरफ जाने पर जो भूखंडों की जलवायु में विषम बनती है, उसकी उल्टी हो जाती है। भारत में मुंबई यानी बॉम्बे समुद्र तट पर होने वाले जलवायु जो है वो सम रहती है, जबकि नागपुर, दिल्ली समुद्र से दूर रहने वाले जो प्रदेश हैं वहाँ की जलवायु जो होती है उसकी विषम यानी उल्टी होती है। आगे हमें दिया है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र की सतह से वातावरण में जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएं वहाँ हवा का दबाव और हवा का तापमान जो है वो घटता है, जबकि भूपृष्ठ की ऊंचाई वर्षा में वृद्धि करती है। यानी जो भूपृष्ठ की ऊंचाई जो होती है वो वर्षा में क्या करती है, वृद्धि करती है। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई का कारण अत्यंत ऊंचे शिखर 12 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, जबकि नमी वाली हवा ऊंचाई पर जाने से ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है। असम मेघालय के पहाड़ी प्रदेशों में से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर्वत वगैरह जो है वो ऊंचे ऊंचे हैं, जिससे वर्षा अधिक वहाँ पे मात्रा में होती है। सामान्य परिस्थिति में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ 165 मीटर पर 1 सेमी से 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री से तापमान जो है वो घटता है। यानी 165 मीटर पर 1 डिग्री अथवा तो अगर 1000 पर जाएंगे तो यहाँ पे 6.5 डिग्री तक तापमान जो है वो घटता है। अगला कारक है वातावरणीय दबाव यानी जो प्रेशर जो है वो और पवन। भारत उत्तरी पूर्वीय व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में आया हुआ है। ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय गुरुदाब पट के भारी दबाव पर उत्पन्न होते हैं। ये पवन पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण थोड़ा मुड़कर विषुववृत्त रेखा की ओर बहते हैं, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं भूतकाल में समुद्री जो मार्ग के द्वारा होने वाला व्यापार इन पवनों का लाभ लिया उन्होंने था। जाहिर सी बात है, जिस दिशा में हवा चलेगी अगर उस दिशा में नाव बहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो नाव जो होगा उनका
मतलब सरलता जल्दी समय पर पहुंच जाएगी। इसी तरह उन्हें व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। सामान्य भूभाग में उत्पन्न होकर बहने वाले इन पवनों में नमी का अनुपात जो है वो कम होता है, परंतु भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस विशाल जल राशि के कारण उसके ऊपर से बहने वाले पवन नमी धारण करते हैं और फिर भारत में वर्षा लाते हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में भारी दबाव होता है। उस क्षेत्र में ठंडी और शुष्क हवाएं दक्षिण के कम दबाव वाले समुद्री क्षेत्रों की तरफ चलती है। ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया एवं भारत की भूमि भागों में उच्च तापमान के कारण हवा का हल्का दबाव बनता है। इसी समय दक्षिण में हिंद महासागर पर भारी दबाव होता है, जिन्हें हिंद महासागर के ऊपर से हवाएं उत्तर के कम दबाव की तरफ खींच जाती हैं और इन हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मौसमी हवा कहते हैं। यह नमी युक्त होने से भारत में वर्षा लाती हैं। भारतीय क्षेत्र में दूर स्थित कई प्रदेशों के ऊपर कभी कभी विशिष्ट घटना आकर यहाँ पे आकार लेती हैं, जिससे जलवायु के दीर्घकालीन प्रणाली में कुछ समय तक थोड़ा अंतर आता है। भारत के मौसम के ऊपर जेट स्ट्रीम यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी ऑल नीनो और आईटीसी जॉन जैसी घटनाएं खूब असर डालती हैं। इसके बावजूद भारत की मौसमी जलवायु की लाक्षणिकता बनी हुई है। अब बच्चों यहाँ पर हम भारत का ऋतु चक्र देखने वाले हैं और उसका डायग्राम नीचे हम देखने वाले हैं। हमारे देश में लगभग 2-2 महीने के समय के दौरान मौसम लगभग एक ही समान रहता है। इस 2-2 महीने के समय को ऋतु ही कहते हैं। भारत में परंपरागत ढंग से 6 ऋतुएं मानी जाती है: हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। इन ऋतुओं में से पास की 2 ऋतुओं के मौसम की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता। यदि 2 ऋतुओं की गणना के साथ में कर ले तो वर्ष के दौरान कुल 3 ऋतु होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु। शीत यानी ठंडी की ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु, वर्षा यानी बारिश वाली ऋतु। भारत में स्पष्ट रूप से बदलती हुई ऋतुओं का अनुभव होता है। ग्रीष्म ऋतु के आते ही ठंडी का अनुभव होने लगता है और ग्रीष्म ऋतु के क्रमशः तापमान में वृद्धि होती है, जिससे गर्मी का अनुभव होता है। वर्षा ऋतु के आते ही हवा में नमी बढ़ती है और वर्षा होती है। दिल्ली में स्थित भारत सरकार के मौसम विभाग के कार्यालय में भारत की जलवायु को ध्यान में रखते हुए समग्र वर्ष के 4 ऋतुओं विभाजित की गई है, जिसमें पहला शीत ऋतु यानी ठंडी, इसका दिसंबर से फरवरी महीने का अंतराल होता है, और ग्रीष्म यानी गर्मी मार्च से मई महीना, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, और निवर्तन ऋतु जो है वो यानी लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु जो अक्टूबर से नवंबर की और होता है। अब बच्चों यहाँ पे हम इसका डायग्राम देखते हैं भारत के ऋतु चक्र का। तो बच्चों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऋतु शीत ऋतु यानी जो ठंडी वाले जो ऋतु है वहाँ पे ये हमें दिया गया है। साथ ही बच्चों दिसंबर से जनवरी ये 2 महीने की ऋतु होती है, ठीक है। हेमंत ये पूरे कौन कौन से ऋतु यहाँ पे कौन कौन से महीने में होती है उसका पूरा डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अथवा आप इसे आप कहना चाहें तो यहाँ पे कुल जो मेन ऋतु जो होती हैं वो 3 ही होती है, इसमें वर्षा, ठंडी और ग्रीष्म, क्योंकि इन 2-2 महीने की जो ऋतुओं में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है। जैसे 2 महीना ये देख रहे हैं, 2 महीना ये, इसमें ज़्यादा अंतर थोड़ा बहुत ही मतलब यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है, ज़्यादा अंतर देखने को मिलता नहीं है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया शीत ऋतु। पहला पॉइंट, दिसंबर से जो फरवरी महीने के बीच में होती है। भारत में दिसंबर से फरवरी 3 महीने के समय को शीत ऋतु अथवा तो ठंडी माना जाता है। 22 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, इसलिए हमारे क्या होता है, हमारे वहाँ ठंडी पड़ती है। भारत में उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने से दिसंबर से फरवरी तक सूर्य की तिरछी किरणें प्रभाव में होने से तापमान कम होता है, एवं मध्य एशिया में भारत की और जो यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा की हवाएं जो हैं वो चलती हैं। ये हवाएं शुष्क और ठंडी होती हैं, जिससे मौसम शुष्क और ठंडा रहता है और ठंडी का अनुभव होता है। इस ऋतु के दौरान सामान्यतः आकाश बिना बादल का स्वच्छ रहता है। उत्तर पूर्व यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में अनुपात में ठंडी यहाँ पे ठंडा रहता है, कारण क्या है वो दिया गया है, समुद्र में अधिक दूर स्थित है और उसका कुछ भाग जो है वो मरुस्थल है। ठंडी में कुछ प्रदेश पर हवा का भारी दबाव बनता है, जिससे पवन की दिशा बदलती है। यही भारी दबाव के कारण ठंडे एवं शुष्क पवनों का यानी जो शुष्क हवाएं जो होती हैं वो जन्म लेती हैं। ये पवन जहाँ जहाँ पहुँचती हैं वहाँ तापमान में गिरावट लाती हैं। साथ ही ठंडी में दिल्ली का तापमान जो होता है कई बार 10 डिग्री सेल्सियस जितना नीचे चला जाता है। इलाहाबाद में 16 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस और कलकत्ता में 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है शीत ऋतु के समय। इस समय हिमालय में
तापमान अत्यंत कम रहता है। शिमला एवं दार्जिलिंग में जनवरी मास का तापमान जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस जितना हो जाता के आसपास रहता है। हिमालय में जब हिम वर्षा होती है तब वहां से खूब ठंडी हवा उत्तरी भारत के मैदान की तरफ आती है। परिणाम स्वरूप कुछ मैदानों सहित राजस्थान गुजरात में शीतलहर आ जाती है। हिम पड़ने से कपास जैसी फसल को नुकसान होता है। साथ ही शीत ऋतु में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भारत में तापमान गलन बिंदु से नीचे नहीं जाता है, जिस पे गलता है उससे नीचे नहीं जाता है। कारण कि हिमालय की गिरिमालाएं मध्य एशिया की ओर आने वाले अतिशय ठंडे पवनों को रोकती है और भारत को सख्त ठंडी से बचाती है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए उसे हम रीड कर लेते हैं। भारत के मौसम के संबंध में समाचार पत्रों के बार बार उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों को पहचानिए। जेट स्ट्रीम, दोनों गोलार्ध में लगभग 30 डिग्री यहाँ पे दिया 30 डिग्री अक्षांश के आसपास 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के वातावरण में पाइप आकार के पट्टे के अत्यंत गतिशील पवन चलते दिखाई देते हैं। ये पवन जेट स्ट्रीम या जेट पवन के नाम से पहचाने जाते हैं। जेट स्ट्रीम की औसत गति जो होती लगभग 150 किलोमीटर प्रति आवर और पवन पट्टी के मध्य भाग में पवनों का वेग जो स्पीड जो होता है वो 40 किलोमीटर यहाँ पे प्रघर रहता है, यहाँ पे मतलब प्रति घंटा रहता है। और गर्मी में वे प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर स्थिर होते हैं और अधिक ऊंचाई पर बहने वाले ये पवन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी एशिया के ऊपर निर्मित जेट स्ट्रीम पूर्व दिशा की ओर बहता है। उसके प्रभाव पश्चिमी एशिया के देशों एवं उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर पड़ता है। इन पवनों के साथ आने वाले धूल भरे तूफान बांग्लादेश तक प्रभाव इसका दिखाते हैं। ठंडी में उत्तरी भारत के लद्दाख मौसम में ये कभी कभी विक्षोभ डालते हैं। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं विक्षेप मतलब यहाँ पे रुकावट उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ ऊंचे पहाड़ी प्रदेशों में भारी हिमवर्षा एवं मैदानी प्रदेशों में थोड़ी बहुत बरसात पड़ती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यंत आशीर्वाद स्वरूप होती है, यानी उसके लिए अनुकूल होती है। इसके कारण कभी कभी गुजरात में बेमौसमी वर्षात होती है, जिससे कई बार कृषि को हानि भी पहुंचती है। ठंडी के दौरान उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत की परिस्थिति भिन्न है। दक्षिण भारत का उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, विषुववृत्त रेखा के नजदीक एवं प्रायद्वीपीय आकार वाला है। इसके आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश समुद्र से अधिक दूर नहीं है, इसलिए वहाँ ठंडी से उत्तर भारत जैसी ठंडी का अनुभव नहीं होता है। तापमान में अधिक नीचे नहीं जाता है, जैसे कि जनवरी महीने में कोचीन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से, मदुराई में 25 सेल्सियस से और चेन्नई का तापमान जो होता है वो 24 डिग्री यहाँ पे होता है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी स्थल ठंडी में निम्न तापमान रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कोचीन में 26 डिग्री और मदुरै में 25 डिग्री और चेन्नई में 24 डिग्री जितना तापमान रहता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। भारत में ठंडी अत्यंत स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। लंबी और ठंडी रात्रि के कारण कई भागों में एकदम प्रातःकाल ओश और कोहरे का पड़ना अति सामान्य है, जैसे कि यूपी वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। दिन छोटे और रात बड़ी होती है। ठंडी में जमीन पर ये चलने वाले शुष्क पवन सामान्य रूप से वर्षा नहीं लाते हैं, परंतु उत्तर पूर्व के मौसमी पवन बंगाल की खाड़ी पर आकर आने से नमी युक्त होती हैं। ये नमी युक्त पवन कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा करती हैं और उत्तर पूर्व भारत में पश्चिम विक्षोभ तथा बवंडर के कारण कम वर्षा होती है। पंजाब तथा हरियाणा के यह वर्षात रबी की फसल के लिए खूब उपयोगी होती है और यह पवन कभी कभी गुजरात में बरसात लाते हैं। असमय पड़ने वाले इस बरसात को बेमौसमी बरसात कहा जाता है, जिससे गुजरात में कुछ किसानों को यहाँ पे जो खेती जो होती है उन खेती को बहुत ही नुकसान होता है इन बेमौसमी बारिश के होने से। इन्हें भी जानिए। तो चलिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे हम रीड कर लेते हैं। भारत के मौसम के संबंध में समाचार पत्र बार बार उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों जैसे ऑल नीनो, उसके बाद दिया आईटीसी जोन। तो क्या इसके विषय में जानकारी करते हैं। यहाँ पे अल नीनो एक जो है वो स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बालक। यह नाम
पेरू के मछुआरों के बालक यीशु के नाम पर दे दिया गया है। इसी कारण से सामान्य रूप से उनका प्रभाव नाताल के आसपास दिखाई देता है। वातावरणीय तथा समुद्र के असर से दक्षिण अमेरिका के देश के पेरू के पश्चिम प्रशांत महासागर तट के नजदीक गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है। यह प्रवाह पश्चिम की तरफ बढ़ता है और उसका असर भारत मतलब यहाँ पे उसका असर जो है भारत तक अनुभव किया जाता है। अल नीनो नामक विशिष्ट घटना कभी कभी आकार लेती है। जबकि अल नीनो घटना घटित होती है तब भारत की वर्षा ऋतु सीमा, समय मर्यादा तथा वर्षात की मात्रा में बड़ा परिवर्तन होता है। आईटीसी जोन व्यापारिक पवन जहां मिलते हैं वहां विषुववृत्त रेखा पर विशाल निम्न दाब क्षेत्र बनता है और आंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी इसे कहा जाता है। उसके बाद यह व्यापारिक पवन वायु प्रवाह स्वरूप में ऊपर उठते हैं, जहां पे जुलाई मास में यह अभिसरण क्षेत्र 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशीय प्रदेश के ऊपर स्थिर होता है। भारत में यह गंगा मैदान के ऊपर केंद्रित होता है। यहाँ कम दबाव क्षेत्र निर्मित होते हैं, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले ये पवन उत्तर की ओर बहते हैं और भारत के कई भागों में वर्षा लाते हैं। शीत ऋतु के दौरान यह अभिसरण क्षेत्र और दक्षिण की ओर खिसकते हैं, जिससे पवनों की दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई भारत में मार्च से मई तक के शुष्क और गर्म मौसम वाले समय काल को गर्मी कहा जाता है, यानी कह सकते हैं गर्मी का महीना। उसका कह सकते हैं मार्च से मई महीने तक भारत में जमीन पर सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण से उत्तर क्रमशः पड़ती हैं, जिससे भूमि भाग अधिक से अधिक गर्म होता जाता है। तापमान निरंतर बढ़ता रहता है, जिससे दक्षिण भारत में मार्च महीने सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस समय वहाँ कई स्थलों पर तापमान जो होता है वो 40 डिग्री से जितना ऊंचा हो जाता है, जबकि अप्रैल मई महीने के दौरान मध्य और उत्तर पूर्व भारत सबसे अधिक गर्मी का अनुभव होता है। वहाँ कई स्थलों पर तापमान 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मी के समय प्रायद्वीपीय और पठारी प्रदेशों की ऊंचाई के कारण दक्षिण भारत में गर्मी थोड़ी सौम्य होती है, यानी कम होती है। उत्तर भारत की तुलना में यहाँ तापमान नीचे रहता है, जबकि दिल्ली इलाहाबाद में तापमान 34 डिग्री जितना हो जाता है। मदुराई का तापमान 30 डिग्री और कोचिन बेंगलुरु का तापमान 27 डिग्री जितना हो जाता है। इस समय दक्षिण में तापमान के ऊपर समुद्र का प्रभाव और भूपृष्ठ की ऊंचाई का प्रभाव देखा जा सकता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए उसे भी बच्चों हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो नॉर्वेस्टर उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के ऊपर हवा जो होती है हल्का दबाव पूर्व में बिहार तक फैला होता है, जिसके कारण झारखंड और उत्तर ओडिशा के पठारी प्रदेशीय क्षेत्र कभी कभी अत्यंत गर्म हो जाते हैं और उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। उसका स्थानीय नाम जो होता है वो काल बैशाखी है। इन पवनों में उत्पन्न होने वाले तूफान पूर्वी भारत में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद लू देखा होगा आपने, गांव में गर्मी के समय में जो हवा उड़ती है मिट्टी, उसे लू कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और यहाँ मतलब पश्चिम और उत्तर पूर्व के भारत के शुष्क भूभागों में धूल भरे तूफान आदि सामान्य हैं। गर्मी के विशेष करके मई महीने में उत्तर पूर्व में अति गर्म पवन चलते हैं, जिसे लू कहा जाता है। उसका अतिशय गर्मी से मनुष्य और पशु पक्षियों की मृत्यु हो जाती है और साथ ही यहाँ पे अतिशय लू यानी गर्मी पड़ने से मनुष्य और पशु पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के ऊपर इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं, जो कभी कभी तटीय प्रदेशों की तरफ बढ़कर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। देश का बड़ा हिस्सा ग्रीष्मकाल में गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव करता है। कई प्रदेशों में इस समय अवधि दौरान वर्षा नहीं होती है, परंतु कई बार कई महीने में मलबार तट पर थोड़ी वर्षा होती है और यह वर्षा आम के पकने में सहायक होती है, जिसे आम्र वृष्टि भी कहा जाता है। यह वर्षा आम और कॉफी के फसल के लिए बहुत ही यहाँ पे खूब ही उपयोगी होती है। आगे देखने वाले वर्षा ऋतु। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत के लिए वर्षा महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। जून से सितंबर के बीच देश की लगभग 80% वर्षा होती है। भारतीय किसान वर्षा ऋतु के शुरुआत में ही कृषि की प्रवृत्ति में लगा रहता है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा और नमी वाली हवा, बादल छाया मौसम, भारत की ओर से बहने वाली नेतृत्व दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का आभारी है। इसलिए इन ऋतुओं को नेतृत्व के मानसूनी पवन की ऋतु भी कहा जाता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इससे वर्षा होती है। कई माह के अंत तक भारत तथा मध्य एशिया के जमीनी भागों पर ऊंचे तापमान के कारण हवा के कम
दाब का क्षेत्र बनता है। इस समय दक्षिण में हिंद महासागर पर उच्च दाब होता है, इसलिए हिंद महासागर पर ये पवन उत्तर में कम दाब की तरफ जो है वो खींच आती हैं। इस तरह जून से सितंबर तक समुद्र पर से गर्मी की मानसूनी हवाएं भारत पर चलती हैं और ये हवाएं नमी युक्त होने के कारण भारत में वर्षा लाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जो ये फिगर देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम वर्षा का आगमन, जैसे 1 जुलाई से यहाँ से वर्षा का आगमन होता है, फिर 15 जुलाई से यहाँ पर राजस्थान की ओर जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारा वर्षा का आगमन कहाँ से किस जगह से होता है, ये सारा सब कुछ यहाँ से बता दिया। जैसे म्यांमार यहाँ से 1 जून से आता है, 5 जून से यहाँ पे तिब्बत होते हुए बांग्लादेश वगैरह में आ जाता है, कुछ भाग जो है वो आसम वगैरह में आ जाता है, और दूसरा फिर यहाँ पे 5 जून में यहाँ पे ये सारा जो वर्षा का आगमन यहाँ पे ये एरो के द्वारा बताया गया है। अब कौन सी वर्षा, तो दक्षिण पश्चिम वर्षा का आगमन यहाँ पे किस तरह होता है उसका यहाँ पे अंडरलाइन करके बताया गया है। आगे दिए गए दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण ये नेतृत्व की मानसूनी हवाएं दो भाग में बढ़ जाती हैं, जैसे पहला अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं, दूसरा बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं, इन दो भागों में बांटा गया है। तो पहला बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे, अरब सागर पर से आने वाले मानसूनी हवाएं। भारत में वर्षा का प्रारंभ जो होता है वो सामान्यतः जून की शुरुआत में दक्षिण भारत के केरल से ही होती है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के मार्ग में पश्चिमी घाट जो है वह पर्वतमाला आती हैं, इस कारण पूरे किनारे पश्चिम ढाल पर भारी वर्षा होती है। पश्चिम घाट पर पार करके जब ये हवाएं प्रायद्वीपीय पठार ढक्कन पर पहुंचती हैं तब उनकी नमी की मात्रा घट गई होती है। इस कारण उस क्षेत्र में वृष्टि छाया के कारण वर्षा कम होती है। मुंबई में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि उससे थोड़ी ही दूर आए पुणे में 75 सेमी वर्षा ही दर्ज होती है। पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर जाते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र में वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। मानसूनी हवाओं की एक शाखा नर्मदा घाटी के प्रदेश से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, जबकि मानसूनी हवा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाओं में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवा एक शाखा गुजरात सौराष्ट्र के कच्छ पर से गुजरते हुए राजस्थान की ओर आगे बढ़ती है। गुजरात में बहुत ऊंचे पर्वत या घने जंगल नहीं है, इस कारण इन हवाओं में नमी का पूर्णतः यहाँ पे घनीभवन की संभावना कम रहती है। इस कारण गुजरात में यहाँ पे कम वर्षा होती है। गुजरात में पानी वर्षा कर ये हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं, तब ये नमी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा होता है। इसी कारण से राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 10 सेमी से भी कम वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है अथवा होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप ये जो चित्र आप देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम जो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो हमें बताया गया है कि भाई वर्षा का प्रमाण कहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा होता है। जहाँ पर एकदम ब्लू देख रहे हैं, एकदम डार्क ब्लू, तो यहाँ पे 400 सेमी से भी अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। जैसे ये देखा अरुणाचल प्रदेश, आसम वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। और साथ ही यहाँ पर देखा कुछ महाराष्ट्र है, कुछ हमारा यहाँ पे केरल वगैरह है, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, वर्षा का प्रमाण जो होता है वह बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है। जैसे कि यहाँ पे एकदम वाइट दिखा, तो ये रेगिस्तान वाला प्रदेश है जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा एकदम कम होती है। नंबर 2 हमें दिया गया बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। बंगाल की खाड़ी पर से बहने वाली मानसूनी हवाओं की दूसरी शाखा सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वहां से और आगे बढ़कर मेघालय तक पहुंचती है। इन हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। इन हवाओं के कारण मेघालय में खूब अच्छी वर्षा होती है। यहाँ गारो, खासी, जेतिया पहाड़ियों के ढाल पर अत्यधिक वर्षा होती है। पश्चिम की ओर मुड़कर हवाएं जो होती हैं वो दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बन जाती है, मतलब मुड़ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा और पंजाब तक ये हवाएं, ठंडी हवाएं पहुंचती है और इन हवाओं में नमी की मात्रा क्रमशः इसके कारण हवा के मार्ग में आरंभ होने वाले प्रदेशों में सबसे अधिक और अंत में आने वाले प्रदेश में वर्षा क्रमशः कम वर्षा होती है। आगे जाने पर बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवाएं अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं मिल जाती हैं। इस कारण उत्तर पूर्व हिमाचल क्षेत्र में अच्छी बरसात होती है। कभी कभी वहाँ हिमवर्षा के रूप में बरसात भी होती है। उसके बाद मौसमी यानी मानसूनी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर उत्पन्न होने वाले चक्रवात भी भारत में प्रवेश करते हैं और उस समय भारत के कुछ प्रदेशों में जहां चक्रवात पहुंचते हैं वहां वर्षा अधिक सक्रिय यानी अधिक मात्रा में होती है
और वर्षा ऋतु में औसतन 6 चक्रवात भारत की भूमि पर से गुजरते हैं, जिससे बरसात लाने में सहायक बनते हुए मालूम पड़े हैं, मतलब पड़ते हैं वो लोग। और भारत में मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है, परंतु ये हवाएं 12 महीने एक समान लगातार एक ही दिशा में नहीं चलती हैं। इन हवाओं की शुरुआत भी अनिश्चित होती है। मानसूनी हवाओं के साथ क्रमभंग होने की घटना जुड़ी हुई है। मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक एक साथ पड़ती है, जबकि कुछ समय वर्षा ना हो ऐसे दिन भी आते हैं। फिर भी वर्षा के दिन आते हैं और इस घटना को वर्षात का क्रमभंग यानी मानसून ब्रेक कहा जाता है। हमारे देश में प्राकृतिक रचना में भी वैविध्य एवं इन बातों का प्रभाव वर्षा के वितरण पर पड़ता है। इन सभी परिबलों के कारण भारत में वर्षा की मात्रा का विस्तरण असमान है। मेघालय और असम में अत्यंत वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के रेगिस्तान प्रदेश एवं कश्मीर के लेह क्षेत्र में वर्षा की मात्रा नहीवत होती है, क्योंकि वहाँ पे कह सकते हैं वृक्ष का प्रमाण कम है और ऊंचाई जो है वो बहुत ही क्या है, कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जिस वजह से वर्षा वहाँ पे नहीं हो पाती है। आगे हमें दिया गया निवर्तन ऋतु लौटने मानसूनी हवाओं की ऋतु अक्टूबर से नवंबर। दक्षिण अक्टूबर नवंबर के समय अवधि लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में जानी जाती है। सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण की ओर खिसकते जाने के कारण हिंद महासागर पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बनता है और उत्तर भारत में धीरे धीरे भारी दबाव बनता है। इसी कारण सितंबर के अंत तक कई दाब परिस्थितियों के निर्माण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वर्षा ऋतु के दरमियान यहाँ पे भूमि के अंदर की ओर यहाँ पे क्या हो जाती है, आगे खसक जाती है। इसी कारण इसकी समयावधि जो होती है वो लौटते हुए मानसून हवाओं की ऋतु के रूप में पहचानी जाती है। इस समय गर्म वर्षा ऋतु की जगह शुष्क और ठंडी हवाओं की परिस्थिति आरंभ होती है। स्वच्छ आकाश एवं बढ़ता हुआ तापमान ये लौटती मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण होता है। जमीन नमी वाली होती है और दिन का तापमान बढ़ जाता है। रात में खुशनुमा ठंड होती है और उच्च ताप तथा नमी की परिस्थिति के कारण दिन का मौसम व्याकुल कर देने वाला हो जाता है, जिसे अक्टूबर हीट भी कहा जाता है, यानी अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। उत्तर भारत में यह स्थिति कुंवर यानी क्वार का ताप अथवा गुजरात में भादों का ताप के नाम से मशहूर है। अगला टॉपिक दिया है जलवायु और मानव जीवन। भारत में जलवायु मौसमी जलवायु है। इस मौसमी हवाओं का मुख्य लक्षण अनियमितता और अनिश्चितता मानी जाती है, जिसका गहरा प्रभाव भारत की जलवायु तथा यहाँ के निवासियों को खान पान, आवास, रहन सहन एवं स्वभाव और कृषि प्रकृतियों पर खूब प्रभाव पड़ता है। उसमें से विशेष रूप से भारत की कृषि प्रधान देश होने के अलावा मानसूनी हवाओं का संपूर्ण अंकुश में है। इस कारण मानसूनी हवाओं की भी अनिश्चितताओं का प्रभाव भारत की खेती एवं लोक जीवन पर दिखाई देता है। जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है, जो यहाँ पे हम देखेंगे। भारत वर्ष के अधिकांश समय के दरमियान तापमान ऊंचा रहने से खेती की विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं वातावरण के अनुकूलता के अनुसार, जिसमें बच्चों परंतु वर्षात की अनिश्चितता उत्पादन को अनिश्चित बना दिया है। जून से सितंबर तक अधिकांश वर्षा हो जाने से सिंचाई की सुविधा में वंचित भागों में वर्षा पर आधारित केवल एक ही फसल पैदा की जा सकती है। वर्षा का आरंभ तथा अंत अनिश्चित होता है। इस कारण कृषि को कई बार योग्य समय पर पानी नहीं मिलता और कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कभी अतिवृष्टि होती है, यानी कि कम समय में ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो इसके कारण फसल का विनाश भी हो जाता है। नदियों में बाढ़ आती है, जिससे भूमि का कटाव होता है और आगे चलकर खेती उत्पादन में कमी आती है। वर्षा ऋतु पूरी होने के बाद कृषि मजदूरों के आजीविका की समस्या उत्पन्न होती है और खेती का काम 12 महीने न होने से बहुत से कृषि मजदूर शहरों के स्थानांतरण कर लेते हैं और कुछ तो बेचारे जान आत्महत्या कर लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू आदि वर्षा के अनियमितता कच्चा माल नहीं मिलने से इन उद्योगों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती है। अनियमितता वर्षा के कारण पीने के पानी की समस्या भी विकट परिस्थिति बनती है। रेगिस्तानी तथा पर्वतीय प्रदेशों का जीवन परेशानियों भरा हुआ है। इस तरह जलवायु का गहरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन में भोजन, पोशाक, व्यवसाय एवं आवास पर भी देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भारतीय मौसम विभाग कार्यालय हमारे देश के मौसम के बारे में समाचार रेडियो, टीवी समाचार एवं वेबसाइट के द्वारा देता है। इसकी स्थापना
1875 यानी 1875 में कोलकाता में की गई थी। उसका मुख्यालय जो है वो ईस्वी सन 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में और अब नई दिल्ली में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नागपुर में तथा प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित हैं। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका तक निरीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। आशा है आप सभी बच्चों के चैप्टर जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को अपनी सोशल साइंस की नोटबुक्स के अंदर राइट कर लेने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।